उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी कैंसर से जूझ रही गैंगरेप की पीड़ित लड़की से मिलने लोक बंधु अस्पताल पहुंची। रीता बहुगुणा जोशी ने यहां पीड़ित और उसके घर वालों से मुलाकात की। अपनी मुलाकात के बाद उन्होंने आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की और डॉक्टरों से इलाज में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतने का निर्देश दिया। इस तरह के जो ऑफेंडर्स हैं उनकी एक सूची बनाकर उसको नेट पे डाल दिया जाए ताकि सब लोग देखें कि किस जनपद में कौन इस तरह का गंदा आदमी है। यह भी एक विचार है और इस पे कार्य हो रहा है। यूपी के मथुरा में पुलिस की मौजूदगी में लोगों की भीड़ एक ट्रक के ड्राइवर और हेल्पर पर टूट पड़ी। लोगों ने आरोप लगाया कि ये दोनों अपने ट्रक में गायों को भरकर तस्करी करने के लिए ले जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही लोगों को खबर मिल गई और उन्होंने ट्रक को रुकवाकर उसमें सवार 2 लोगों को पीटना शुरू कर दिया। गो तस्करी की खबर सुनकर पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन हंगामा कर रहे लोगों पर पुलिस का कोई असर नहीं दिखा। पुलिस दोनों आरोपियों को पिटने से बचाने की कोशिश में जुटी रही, लेकिन भीड़ ने उन्हें नहीं बख्शा। कुछ देर की मशक्कत के बाद पुलिस उन्हें अपने साथ ले जाने लगी, लेकिन गुस्साए लोग पुलिस से ही भिड़ गए। पुलिस के मुताबिक जिन लोगों को गांव वालों ने गो तस्करी के आरोप में पकड़ा, उनके ट्रक में गांव से पकड़े गए आवारा मवेशी भरे थे और ट्रक में भरकर उन्हें बरसाना में रमेश बाबा की गौशाला में ले जाया जा रहा था। पुलिस ने साफ किया कि आवारा मवेशी गांव वालों की फसल को नुकसान पहुंचाते थे और उन्हें गांव से बाहर ले जाने की सूचना पुलिस को पहले ही दे दी गई थी। इसीलिए पुलिस के कुछ आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने लगे। आज रमेश बाबा से मैं बात करा सकता हूं। आवारा मवेशियों को ले जा रहे ट्रक ड्राइवर ने दावा किया कि मवेशियों को ले जाने के लिए उसके पास गांव के प्रधान की परमिशन का लेटर भी है और वो पहले भी आवारा मवेशियों को रमेश बाबा की गौशाला में पहुंचा चुका है। 2 गाड़ी भर के गई है, वो सूचना आपने कहाँ दी थी? रमेश बाबा। काफी देर की मशक्कत के बाद पुलिस लोगों को समझाने में कामयाब हो पाई और फिर दोनों लोगों को भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर वहां से रवाना किया गया। अनुष्का शर्मा ने अपने ट्विटर अकाउंट से रात 8:51 पर अपनी शादी की तस्वीर पोस्ट कर दी। अनुष्का और विराट की शादी इससे कुछ घंटे पहले ही हुई थी, जिसकी जानकारी खुद अनुष्का शर्मा ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए दी है। अनुष्का शर्मा ने अपनी शादी की जो तस्वीरें इंटरनेट पर डाली हैं, उनमें एक फोटो शादी की रस्मों के दौरान हवन कुंड के सामने बैठने की है। अनुष्का दुल्हन के लिबास में है और विराट कोहली के भी माथे पर तिलक और सिर पर सेहरा है। दोनों के चेहरे पर हंसी दिखाई दे रही है। एक तस्वीर वरमाला की भी है, जिसमें विराट के परिवार के लोग उन्हें ऊंचा उठा रहे हैं और अनुष्का उन्हें वरमाला डालने की कोशिश कर रही हैं। दोनों तस्वीरों के साथ ही अनुष्का शर्मा ने ट्विटर अकाउंट पर जो संदेश लिखा है, उसमें साफ लिखा है कि वो आज से शादी के बंधन में बंध गई हैं। शुभकामनाओं के लिए अनुष्का ने अपने चाहने वालों का शुक्रिया भी अदा किया है। इसके अलावा कुछ और तस्वीरें भी दोनों की शादी की सामने आई हैं, जिनमें दोनों की एक सेल्फी है और कुछ रिश्तेदार भी साथ दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संभल के चंदौसी में लव जिहाद के आरोप में एक नौजवान को निर्वस्त्र कर पिटाई करने का मामला सामने आया। आरोप कुछ हिंदू संगठन के लोगों पर लग रहा है। घटना के मुताबिक जब संगठन के कुछ लोगों को एक समुदाय के लड़के की दूसरे समुदाय की लड़की से फोन पर बातचीत करने की बात पता चली, तो उन लोगों ने लड़के को पकड़ लिया। आरोपों के मुताबिक लव जिहाद का मामला बताकर लोगों ने लड़के को निर्वस्त्र कर उसकी पिटाई की। हालांकि पुलिस ने उल्टे नौजवान पर SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई कर उसे हवालात भेज दिया। एक लड़का और लड़की एक मकान किराए के मकान रह रहे हैं, जिस पर जानकारी है कि दोनों विभिन्न समुदाय के लोग थे, जिस पर एक पक्ष द्वारा उनको पकड़ लिया गया, लेकर थाने आए, जिसके खिलाफ हत्या का मुकदमा और लड़की छेड़छाड़ संबंधी मामला पंजीकृत कराया। गुजरात के पाटन में चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद कार्यकर्ताओं से गर्मजोशी से हाथ मिलाते दिखे, जिसके बाद उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और दावा किया कि गुजरात की जनता बीजेपी के साथ है। इससे पहले पार्टी कार्यकर्ताओं के स्वागत और रैली में उमड़ी भीड़ को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी उत्साहित दिखे। उन्होंने दावा किया कि पहले चरण के मतदान के बाद कांग्रेस को अपनी हार का एहसास हो गया है। पहला चरण में ज्यादा मतदान थयुं छे, त्यां एमना रथी महारथीओ पण उजागरा करता थई गया छे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने एक बार फिर राहुल गांधी पर तंज कसा और उनके आलू वाले बयान पर चुटकी लेते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेताओं को खेती की समझ नहीं है। गुजरात चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार में जुटे कांग्रेस के नए अध्यक्ष राहुल गांधी भी लगातार रैलियां कर रहे हैं, जिसमें वो पीएम मोदी और उनकी सरकार के फैसलों को निशाना बनाने से नहीं चूक रहे हैं। वडोदरा की रैली में राहुल ने GST के बहाने मोदी सरकार पर तीखा हमला किया। मोदी जी कहते हैं, भाइयों और बहनों, अब मैं आप सबको रियलिटी में शोले पिक्चर दिखाऊंगा। जैसे शोले पिक्चर में आता था गब्बर सिंह, जैसे आपके घरों में गब्बर सिंह कैट।
यही नहीं, राहुल गांधी ने नोटबंदी के फैसले को भी मोदी सरकार की बड़ी नाकामी बताया। गुजरात के महसाणा में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला को एक रैली के दौरान अपना भाषण जल्द खत्म करके मंच छोड़ना पड़ा। यहां पाटीदार समुदाय की महिलाएं विसनगर के बीजेपी विधायक ऋषिकेश पटेल के विरोध में खड़ी हो गईं। इसलिए रैली के दौरान ही जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया। मंच पर पुरुषोत्तम रूपाला ने अभी बोलना शुरू ही किया था कि करीब 200 की तादाद में महिलाओं ने थाली और बेलन के साथ विरोध शुरू कर दिया। पाटीदार समुदाय की महिलाएं विधायक ऋषिकेश पटेल के खिलाफ विरोध जता रही थीं। पुलिस कर्मियों ने महिलाओं को वहां से हटाने का प्रयास किया, लेकिन हंगामा जारी रहा। उधर पुलिस की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं के दो गुटों के बीच जमकर हाथापाई और झड़प भी हुई। हालात बिगड़ते देख पुरुषोत्तम रूपाला ने मंच जल्दी छोड़ना ही मुनासिब समझा और दूसरे नेताओं के साथ रैली से निकल गए। मुंबई के वर्सोवा में 6 साल की एक बच्ची की रेप का मामला सामने आया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी बच्ची का पड़ोसी बताया जा रहा है। बच्ची का आरोप है कि लगातार 2 दिन तक बच्ची के निजी अंग से खून निकलने पर उसकी मां ने उसे डॉक्टर को दिखाया, जिसके बाद डॉक्टर ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी। पूछताछ में बच्ची ने आरोपी की काली करतूत सबके सामने रख दी। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर जांच में जुट गई है। यूनिटेक ने अपने बोर्ड से निदेशकों को हटाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। यूनिटेक के बोर्ड से 8 निदेशकों को हटाए जाने के नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होगी। बिहार के पटना में खिलाड़ियों ने नौकरी की मांग करते हुए सड़क पर प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक बस के खाई में गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 लोग जख्मी हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में वन मंत्री गौरी शंकर शेजवार के बंगले में बने दफ्तर में अचानक आग लगने से काफी सामान जल गया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक बस के पुल से नीचे गिरने से 25 यात्री घायल हो गए। यूपी के बागपत में जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड के लिए पैसे वसूलने का आरोप लगने के बाद जांच के आदेश दिए गए। गुजरात के पंचमहाल में पुलिस की एक बस में आग लगने से जवानों का सामान जलकर राख हो गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में अवैध शराब बेचने वालों पर कार्रवाई करने गई पुलिस टीम पर हमले का मामला सामने आया। महाराष्ट्र के नागपुर में कांग्रेस और एनसीपी के विधायक विधानसभा की सीढ़ियों पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन फडणवीस सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के नेताओं ने हंगामा किया और फडणवीस सरकार को किसान विरोधी करार दिया। कांग्रेस और एनसीपी के विधायकों ने विधानसभा के बाहर सीढ़ियों पर बैठकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विपक्ष का आरोप है कि फडणवीस सरकार ने कर्ज माफी के नाम पर किसानों को धोखा दिया, क्योंकि कर्ज माफी का फायदा उन किसानों को नहीं मिलेगा जिन्होंने दूसरों की जमीन पर फसल बोई थी। किसानों के मुद्दे पहले दिन से है। 15,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि फडणवीस सरकार की जन विरोधी नीतियों की वजह से राज्य की जनता महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से जूझ रही है। महंगाई हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, बेरोजगारी हो, इन सारों मुद्दों पे सरकार के खिलाफ संघर्ष करेंगे। शीतकालीन सत्र से पहले फडणवीस सरकार ने 6,045 करोड़ की कर्ज माफी का ऐलान किया था, लेकिन विपक्ष की मांग है कि इसका फायदा हर किसान को मिलना चाहिए। हरियाणा के रोहतक में बाइक सवार बदमाशों ने एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी। हरियाणा के रोहतक में बाइक सवार बदमाशों ने एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी। दिल्ली में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 3 लोगों को 6.5 किलो चरस के साथ पकड़ा। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक दूल्हे पर दहेज में कार की मांग की वजह से शादी से इनकार करने का आरोप लगा। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में एक निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान मरीज के पेट में कैंची छूटने की बात सामने आई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक सड़क बर्फ से पूरी तरह ढकी नजर आई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन यहां भारी बर्फबारी और बारिश होने की आशंका है, जिसके बाद लद्दाख को कश्मीर और मुगल रोड से जोड़ने वाला 434 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है। बर्फबारी की वजह से कई रास्तों पर फिसलन बन गई है, जबकि राजौरी में पीर पंजाल के पहाड़ बर्फ से पूरी तरह ढक चुके हैं। वहीं गुलमर्ग में भी बर्फबारी के कारण आवाजाही रोक दी गई है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 13 दिसंबर से यहां हालात और बिगड़ सकते हैं, जिसको देखते हुए सैलानियों को इस मौसम में बाहर नहीं निकलने की चेतावनी दी गई है। कोई पैसेंजर, कोई बच्चा फंस गया बर्फ में तो बहुत दिक्कत आएगी, तब ये रुकेगा नहीं, तब तक यहाँ पर सड़क जो है ये बंद ही रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक यहाँ 15 दिसंबर तक भारी बर्फबारी और बारिश होने का अनुमान है। हालांकि बर्फबारी से निपटने के लिए 18 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जबकि 4,000 से ज्यादा कर्मचारियों को पहले से ही तैयार रखा गया है।
गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। ये मुठभेड़ राम मनोहर लोहिया पार्क के पास हुई, जिसमें पुलिस के मुताबिक मुश्ताक नाम का एक इनामी बदमाश घायल हो गया। मुश्ताक को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके 3 साथी फरार बताए जा रहे हैं। इस मुठभेड़ में पुलिस का एक जवान भी घायल हुआ। दिल्ली में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज चीन के विदेश मंत्री वांग यी से हाथ मिलाते हुए नजर आए। यहां सुषमा स्वराज की रूस और चीन के विदेश मंत्रियों से मुलाकात के दौरान आतंकवाद, क्लाइमेट चेंज और आर्थिक विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाने का दावा किया। इस मुलाकात से पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने चीनी मंत्री वांग यी का स्वागत किया, जिसके बाद दोनों नेताओं की तरफ से बातचीत का एजेंडा पेश किया गया। इन वार्षिक वार्तालापों से हमारे तीनों देशों को अपने आपसी विचारों को रखने का बेहतरीन अवसर मिलता है। 3 देशों के बीच हुई इस बैठक में 4 मुद्दों पर अहम चर्चा हुई, जिनमें ग्लोबल इकोनॉमी की चुनौतियां, आतंकवाद का बढ़ता असर, क्लाइमेट चेंज और क्षेत्रीय समस्याओं से जुड़े मुद्दे शामिल रहे। इस दौरान विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जानकारी दी कि इस बैठक में भारत और चीन के बीच आतंकवाद के मुद्दे पर अलग से भी चर्चा हुई, जिसमें भारत की तरफ से आतंकवाद पर रोक लगाने के लिए एक नीति बनाने की सिफारिश की गई। भारत वैश्विक आतंकवाद से निपटने के लिए एक व्यापक नीति बनाने की पुरजोर सिफारिश करता है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भी आतंकवाद से निपटने की रणनीति पर चर्चा करने और कड़े कदम उठाने का भरोसा दिलाया। इस दौरान विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दोनों देशों के बीच बिना एजेंडे के मुलाकात करने की बात पर भी जोर दिया, जिसमें डोकलाम विवाद के बाद पहली बार हो रही ऐसी बातचीत में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाने का दावा किया। बिहार के हाजीपुर में के घर में तिरंगे में लिपटा एक शव पहुंचा। यह शव स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस के जवान दीप नारायण राय का था, जिन्हें कुछ बदमाश गोली मारकर फरार हो गए थे। विशेष सम्मान के साथ दीप नारायण राय का अंतिम संस्कार किया गया। दीप नारायण राय पूर्व फौजी थे, जिन्हें बिहार की स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस यानी सैप में जगह दी गई। दीप नारायण राय की तैनाती हाजीपुर की जेल में थी। जेल से ड्यूटी खत्म करने के बाद दीप नारायण घर के लिए निकले थे, तभी कुछ बाइक सवार बदमाशों ने उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। हाजीपुर जेल नेशनल हाईवे 77 पर है। गोलीबारी के बाद बदमाश आराम से फरार हो गए। दीप नारायण राय को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। हालांकि लोगों का दावा है कि दीप नारायण राय की हत्या के पीछे रेत खनन माफिया से जुड़ा एक झगड़ा है। 2 दिन पहले ही दीप नारायण का झगड़ा हुआ था और ये गोलीबारी उस झगड़े का ही नतीजा मानी जा रही है। दीप नारायण राय का परिवार हत्या की खबर मिलने के बाद से ही सदमे में है। घर पर रिश्तेदारों और करीबियों का तांता लगा है। पुलिस का दावा है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जेल पर ही उनकी मृत्यु थी, किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा अपराधियों के द्वारा जो है गोली मार दी गई। जिस वक्त दीप नारायण राय को गोली मारी गई, उसी वक्त पास खड़ा एक युवक भी गोलीबारी की चपेट में आ गया। अस्पताल में भर्ती युवक की हालत नाजुक बनी हुई है, लेकिन घटना के बाद बिहार में कानून व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। राजस्थान के अलवर में पुलिस के जवानों और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। उस मुठभेड़ में गौ तस्करों ने पुलिस पर गोलियां चलाई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक उन्होंने इन तस्करों से एक गाड़ी बरामद की, जिसमें 14 गायें भरी हुई थी। इसके साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया, जबकि 3 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। नारनौल से गायों को लेकर आ गई थी, जिसमें 6 बछड़े और 7 गायें थी। इसमें जो मौके से है ये उमर है, जो कि पल्ला निवासी है, उसको मौके से गिरफ्तार किया गया। बाकी इसके साथ के 3 और ये गौ तस्कर थे, जो वहाँ से भागने में कामयाब हो गए। गुजरात के मोरबी में कुछ लोग एक आदमी को पानी के पाइप से पीटने लगे। आरोप है कि इस आदमी ने अपने साथी के साथ एक कारोबारी के बच्चे को तब अगवा कर लिया जब वो घर के बाहर स्कूल बस का इंतजार कर रहा था, लेकिन 15 किलोमीटर दूर भागने के बाद दोनों में से एक किडनैपर को बच्चे के रिश्तेदारों ने दबोच लिया, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने उसको जमकर पीटा और उसे पानी के पाइप से बांध दिया। किडनैपिंग की इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ दिखा कि कारोबारी की पत्नी अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेजने के लिए घर के गेट पर खड़ी हुई थी। तभी बाइक पर 2 आदमी आए, जिनमें एक ने महिला से उसके देवर को बुलाने के लिए कहा। इसके बाद महिला जैसे ही अपने देवर को बुलाने के लिए घर के अंदर बढ़ी, तभी किडनैपर ने कारोबारी के छोटे बेटे को गोद में उठाया और वहां से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस किडनैपिंग का मामला दर्ज कर आरोपी से पूछताछ कर रही है। यूपी के उन्नाव में पुलिस के कुछ अधिकारी एक रोडवेज की वर्कशॉप में पड़ताल करते नजर आए। पुलिस को खबर मिली थी कि कुछ हथियारबंद बदमाशों ने इस वर्कशॉप पर धावा बोला और करीब 24 लाख रुपए की लूट करने के बाद वहां से फरार हो गए। जिस वक्त ये घटना हुई, उस वक्त रोडवेज का एक कर्मचारी भी वर्कशॉप में मौजूद था, जिसे बदमाशों ने हमले में घायल कर दिया। घायल कर्मचारी के मुताबिक वो रोज की तरह रोडवेज के कंडक्टरों से मिले पैसे का हिसाब कर उन्हें तिजोरी में रख रहा था। जब पैसों का हिसाब कर उसने तिजोरी बंद की, तभी वहां कुछ हथियारबंद बदमाश धमक पड़े।
उन्होंने कर्मचारी से तिजोरी की चाबी देने की मांग की, लेकिन उसने मना कर दिया। इसके बाद एक बदमाश ने तमंचे के बट से रोडवेज कर्मचारी के सिर पर वार कर दिया और उससे चाबी छीनकर तिजोरी खोल दी। मारा और चाबी छीन लिया, खोलकर सारा कैश। रोडवेज कर्मचारी ने दावा किया कि लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए करीब आधा दर्जन बदमाश आए थे और सभी के चेहरे ढके हुए थे, इसलिए वो उन्हें देख नहीं पाया। हैरान करने वाली बात यह थी कि जिस वर्कशॉप में यूपी रोडवेज का कैश रखा जाता है वहां सीसीटीवी कैमरों तक की व्यवस्था नहीं। इसलिए पुलिस वहां एक खोजी कुत्ते को लेकर पहुंची ताकि बदमाशों का कुछ सुराग लग सके, लेकिन सीसीटीवी कैमरे न लगे होने की हालत में पुलिस को भी समझ नहीं आ रहा कि वो घटना की जांच को आगे कैसे बढ़ाए। यहाँ पर केवल पीआरडी के गार्ड रहते हैं जो गेट पर, सीसीटीवी आदि का कोई व्यवस्था नहीं है। रोडवेज स्टाफ के मुताबिक इस वर्कशॉप में बीते 3 दिन का कैश रखा हुआ था, जिसे बदमाश लूटकर फरार हो गए। 23,60,385। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और भरोसा दिया है कि वो सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लेगी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में एक आदमी पर एक दुकानदार के बेटे की हत्या करने का आरोप लगा। आरोप है कि सुरेंद्र नाम के एक सिरफरे आदमी ने उधार में दुकानदार से समोसे लिए थे, जिसके तगादे से गुस्सा कर उसने दुकानदार की 14 साल की बेटी की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक हत्या का आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इराक के बगदाद में बड़ी तादाद में लोग जश्न मनाते दिखे। ये जश्न इराक के प्रधानमंत्री अल अबदी के ISIS पर जीत के ऐलान के बाद शुरू हुआ, जिसमें लोगों ने नाच गाकर आतंकी संगठन ISIS की हार का जश्न मनाया। इस दौरान बगदाद के कई इलाकों में लोग अपने घरों से बाहर निकले और इराक में ISIS के खात्मे पर अपनी खुशी जाहिर की। ISIS से मिली आजादी का जश्न मनाने के लिए इराक की सेना ने बगदाद में एक परेड निकाली। इस दौरान आसमान में कई लड़ाकू विमानों को उड़ान भरते देखा गया। इससे पहले इराक के प्रधानमंत्री हैदर अल अबदी ने ISIS पर जीत का औपचारिक ऐलान किया और दावा किया कि आतंकी संगठन ISIS के खिलाफ पिछले 3 साल से चल रहे युद्ध में इराक की जीत हो चुकी है और इराक के नक्शे से आतंकी संगठन ISIS का नामो निशान मिटा दिया गया है। مع أن العراقيين حققوها بدمائهم وتضحياتهم ولكنها انتصارات للعرب। हालांकि ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे के मुताबिक ISIS संगठन इराक में कमजोर हुआ है, लेकिन उसकी हार नहीं हुई है। ISIS के आतंकवादियों ने 2014 में इराक के एक बड़े हिस्से और पड़ोसी सीरिया को अपने नियंत्रण में ले लिया था, जिसके बाद से इराक की सेना और ISIS के आतंकियों के बीच संघर्ष चल रहा था। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक विदेशी सैलानी अपने हाथ पर लगे चोट के निशान दिखाने लगा। आरोप है कि फ्रांस से घूमने आए इस सैलानी और इसके साथियों के साथ कुछ लड़कों ने बदसलूकी की और विरोध जताने पर उनके साथ मारपीट की गई। खबर के मुताबिक बनारस की 3 लड़कियों के साथ फ्रांस के सैलानियों का दल यहां घूमने आया था, लेकिन आरोप है कि यहां के कुछ लड़कों ने लड़कियों के साथ छेड़खानी शुरू कर दी, जिस पर आरोपी लड़कों और सैलानियों के बीच झड़प हुई। आरोप है कि इसके बाद लड़कों ने अपने साथियों को बुला लिया और मारपीट शुरू कर दी। 12 लोग आए और हम लोग के ऊपर पथराव करने लगे, डंडा लेकर और मारने लगे। मारपीट में लड़कियों के साथ मौजूद एक लड़के को सिर पर गंभीर चोट लगी। FIR दर्ज की है और इसके बाद में 3 लड़कों को वहां से मौके से गिरफ्तार भी किया। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने जल्द ही सभी आरोपियों को धर दबोचने का दावा किया। हालांकि पुलिस ने FIR में विदेशी सैलानियों के साथ हुई मारपीट का जिक्र नहीं किया है। उधर विदेशी सैलानियों के साथ हुई मारपीट की खबर मिलते ही केंद्र सरकार तुरंत हरकत में आई और इस मामले में केंद्रीय मंत्री KJ अल्फोंस ने यूपी सरकार से बात की। This kind of thing should never, of course, happen. I have talked to the UP government. बढ़ते दबाव के बाद यूपी पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने इस मामले में जल्दी कार्रवाई करने के लिए यूपी सरकार की तारीफ की। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लगे होने की वजह से एक महिला ने अस्पताल की चौखट पर ही बच्चे को जन्म दिया। अस्पताल की नर्स पर ड्यूटी से नादार रहने का आरोप है। हालांकि बाद में स्थानीय महिलाओं की मदद से प्रसव कराया गया, जिसके बाद जच्चा और बच्चा सुरक्षित बताए जा रहे हैं। इस मामले में CMHO ने जांच के आदेश दिए, लेकिन लोगों में अस्पताल की लापरवाही को लेकर काफी आक्रोश है। मेरे ये संज्ञान में आया था, मैंने तत्काल BMO को फ़ोन किया और उसकी संपूर्ण जांच करने के निर्देश दिए हैं। अब वो क्या किस कंडीशन में आई थी, क्या है, सब पूरे जांच के बाद ही मैं बता पाऊंगा। चीन के सिचुआन प्रांत में एक 15 मंजिला इमारत धू-धू कर जलने लगी। ये इमारत पूरी तरह से लकड़ी से बनी थी और एशिया की सबसे ऊंची इमारत थी, जो आग की लपटों में पूरी तरह घिरी दिखाई दी। लकड़ी की इस ऊंची इमारत में आग लगते ही यहाँ कोहराम मच गया। दूर से ही आग की लपटें और धुआं साफ दिखाई देने लगा। लकड़ी की बनी होने की वजह से आग बहुत तेजी से फैलती चली गई और पूरी इमारत आग के शोलों में बदल गई।
आग लगने की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पहुंच गईं, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक 15 मंजिला लकड़ी की इमारत राख के ढेर में बदल चुकी थी। लेकिन गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। इस इमारत में एक पगोड़ा था जिसके आसपास कई छोटे छोटे मंदिर भी हैं। और दावा किया जा रहा है कि आग सबसे पहले एक मंदिर में लगी, जिसकी लपटों ने लकड़ी से बने पगोड़ा को चपेट में ले लिया। लेकिन ये आग कैसे लगी, इसकी जांच की जा रही है। चीन में बनी इस ऐतिहासिक इमारत का निर्माण 16वीं शताब्दी में किया गया था और साल 2008 में आए भूकंप के बाद से इस इमारत में मरम्मत का काम चल रहा था। यूपी के इलाहाबाद में एक सामूहिक शादी समारोह में दूल्हा दुल्हन को उपहार के तौर पर टॉयलेट सीट देने वाली तस्वीर सामने आई। इस सामूहिक शादी समारोह का आयोजन जायसवाल समाज ने किया था, जिसमें कई जोड़े शादी के बंधन में बंधे। इस दौरान वरमाला की रस्म पूरी होने के बाद सभी जोड़ों को टॉयलेट सीट उपहार के तौर पर दी गई, जिसे उन्होंने खुशी से स्वीकार किया। आयोजकों के मुताबिक टॉयलेट सीट देने का मकसद ये है कि जो लड़कियां शादी के बाद दूसरे घर में जा रही हैं, उन्हें वहां शौचालय न होने की हालत में शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े। घरों में आप टॉयलेट बनवावें और आपकी बहू बेटियां लोटा लेकर के बाहर शौच को न जाएं। शादी में मिले इस अनोखे उपहार की खुशी सभी जोड़ों के चेहरे पर भी देखने को मिली। हर घर में टॉयलेट होना चाहिए, महिलाओं को बाहर नहीं जाना चाहिए टॉयलेट करने के लिए। मेरा ये निवेदन है सबसे। जायसवाल समाज ने इस पहल को प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा देने की ओर एक अहम कदम करार दिया। आज की ताजा खबर में इतना है।